everyone, welcome back to my channel. So in previous video we have studied about Bentinck's resolution. Now in this video we are going to discuss about Adams report and its recommendations. ठीक है, तो generally I teach on whiteboard, but because of my ill health I am teaching this topic on PPT. So please cooperate, and soon I will be teaching again on whiteboard. So let's start this topic. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए दैट हु वाज सर विलियम एडम. सो सर विलियम एडम वाज अ पेपिस्ट मिशनरी. ठीक है, तो आप ये बोल सकते हैं ये एक पादरी थे. ठीक है, तो सबसे पहले हमें बैकग्राउंड पता होना चाहिए कि सर विलियम एडम किस लिए आए और किस लिए इनकी हेल्प ली गई. तो ये सब हमें पता होना चाहिए. तो जैसा कि हम लोगों ने लॉर्ड मैकाले के बारे में स्टडी किया था, उन्हें बुलाया गया था, उन्हें अपॉइंट किया गया था एज प्रेसिडेंट ऑफ द पब्लिक इंस्ट्रक्शन कमेटी. लॉर्ड बेंटिक जो उस टाइम पर गवर्नर जनरल थे, उन्होंने बुलाया था इनको. जो चार्टर एक्ट था 1813 का, वहाँ पर सेक्शन 43 था जहाँ पर कुछ कंट्रोवर्सी चल रही थी, जिससे हमने स्टडी किया था एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट की जो कंट्रोवर्सी थी. ठीक है, तो मैकाले ने उसको सॉल्व किया था और अपने कुछ जो है रिपोर्ट फॉर्म करी थी, फिर जिसके ऊपर इन्होंने रेजोल्यूशन निकाला था लॉर्ड बेंटिक ने. ठीक है, उसी सेम टाइम पर लॉर्ड बेंटिक ने अपॉइंट किया था सर एडम को. हम ये बोल सकते हैं कि सर एडम को ये टास्क दिया था बेंटिक ने टू कंडक्ट द सर्वे ऑफ द कंडीशन ऑफ एजुकेशन इन बंगाल एंड बिहार प्रोविंसेस अंडर द कंपनीज रूल. तो कंपनी के अंडर में जो बंगाल और बिहार प्रोविंस थी, तो वहाँ के स्कूल्स में क्या एजुकेशन की कंडीशन थी, तो इसका सर्वे करने का जो काम था वो एडम को दिया गया था. ठीक है, लेकिन एडम जो अपना काम है वो करने में उनको थोड़ा सा देरी हो गई, हम बोल सकते हैं, क्योंकि 1835 में लॉर्ड बेंटिक चले गए थे वापस इंग्लैंड, और नए गवर्नर जनरल थे वो बने थे ऑकलैंड. ठीक है, लॉर्ड ऑकलैंड. इसके बाद में एडम ने 3 रिपोर्ट दी. जो इनकी पहली रिपोर्ट थी दैट वाज सबमिटेड इन जुलाई 1835. इस रिपोर्ट में इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया था अबाउट द स्कूल्स दैट वर फंक्शनिंग इन बंगाल प्रोविंस. इन्होंने ये क्लैरिफाई किया था दैट देयर वाज नॉट अ सिंगल विलेज इन बंगाल जहाँ पर प्राइमरी स्कूल ना हो. अप्रॉक्सीमेटली वहाँ पर 1 लाख स्कूल चल रहे थे, लेकिन जो कंडीशन थी स्कूल्स की वो सेटिस्फैक्ट्री नहीं थी, और जो सैलरी टीचर्स को मिलती थी वो ना के बराबर थी. तो ये हो गई उनकी पहली रिपोर्ट. एडम की सेकंड रिपोर्ट सबमिट हुई थी इन दिसंबर 1836. इस रिपोर्ट में इन्होंने एजुकेशनल डाटा प्रेजेंट किया था थाना नाटुर, एक प्लेस है राजशाही डिस्ट्रिक्ट में, तो वहाँ का इन्होंने डेटा प्रेजेंट किया था. और इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग थाना नाटुर में 485 विलेजेस थे, कैटर्ड ओनली बाय 27 स्कूल्स, जहाँ पर 10 स्कूलों में बंगाली पढ़ाई जाती थी. अरबिक लैंग्वेज वाज टॉट इन 11 स्कूल्स, पर्शियन इन 4 स्कूल्स, और बंगाली और संस्कृत का जो मिक्सचर था वो केवल 2 स्कूलों में पढ़ाया जाता था. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स वहाँ पर सिर्फ 562 थे, और वहाँ पर प्रचलन जो था वो घर पर ही बच्चों को पढ़ाने का था. वहाँ पर 238 विलेज ऐसे थे जहाँ पर 1588 फैमिलीज वेयर ऑर्गेनाइजिंग एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रन एट होम. तो ऐसी 1588 फैमिलीज थी जहाँ पर घर पे ही बच्चों की पढ़ाई होती थी. अब आती है एडम की तीसरी रिपोर्ट. ये सबमिट हुई थी फरवरी 1838 में. यहाँ पर जो सर्वे स्टैटिस्टिक्स थे वो मुर्शिदाबाद, बुर्दवान, बिरभूम, त्रिहुट और साउथ बिहार के थे. ठीक है, तो ये यहाँ पर टोटल ये 5 एरियाज़ हैं जिसको कवर किया गया था. 2567 स्कूल्स वेयर फंक्शनिंग इन दीज रीजन्स, जहाँ पर बंगाली, संस्कृत, हिंदी, अरबिक और पर्शियन पढ़ाई जाती थी. ठीक है, इंग्लिश लैंग्वेज वाज आल्सो टॉट इन 8 स्कूल्स. 8 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर इंग्लिश लैंग्वेज भी पढ़ाई जाती थी, और 6 स्कूल ऐसे थे जहाँ पर सेपरेट लड़कियों की पढ़ाई होती थी. लेकिन जो कंडीशन थी स्कूल्स की वो बहुत ज़्यादा ख़राब थी, और जो सैलरीज थी टीचर की वो वहाँ के जो रिच पीपल थे अपनी इच्छा से, अपनी स्वेच्छा से या वॉलेंटरी अपने आप से खुद अरेंज करके देते थे. ठीक है, तो
कुछ इस तरह की कंडीशन थी। ये थी एडम की थर्ड रिपोर्ट। अब आता है कि एडम का प्रपोज्ड एजुकेशनल प्लान क्या था। ठीक है, तो सबसे पहले एडम ने डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को अपोज किया। इनका मानना था कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है वो मास एजुकेशन के लिए हानिकारक है और इसलिए इसको इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। क्या है डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी, हमने पिछले वीडियोस में भी डिस्कस किया। डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी ये होती है, तो जो ब्रिटिश रूलर्स ब्रिटिशर्स थे वहाँ के जो एजुकेशन पॉलिसी बनाते थे, तो उनका ये मानना था कि जो एलाइड क्लास है, इंडियन एलाइड क्लास, उसको शिक्षित कर दिया जाए, एजुकेट कर दिया जाए, तो उनके थ्रू जो लोअर क्लासेस हैं, मिडिल और लोअर क्लासेस, तो उन तक की एजुकेशन ऑटोमेटिकली पहुंच जाएगी और हमें लोअर और मिडिल क्लास को पढ़ाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो ये थी डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी। इसके अलावा सेकंड पॉइंट, द इंडिजियस स्कूल्स, जो कि पाठशाला, मकतब और मदरसे थे, दैट वर फंक्शनिंग इन इंडिया, तो दीज वर द बैकबोन ऑफ नेशनल एजुकेशन। जो हमारी राष्ट्रीय शिक्षा थी, तो उसकी बैकबोन थे हमारे पाठशालाज, मकतब्स और मदरसाज। ठीक है, तो मास एजुकेशन कैन बी ऑर्गेनाइज्ड ओनली थ्रू द अपलिफ्टमेंट ऑफ दीज स्कूल्स। ठीक है, इन स्कूल्स को, इन इंस्टीट्यूशंस की अगर हम अपलिफ्टमेंट करेंगे तभी मास एजुकेशन जो है वो पॉसिबल है और नेशनल एजुकेशन प्लान जो है वो सक्सेस हो पाएगा, सक्सेसफुल, जब पाठशाला, मकतब और मदरसा को हम अपलिफ्ट करेंगे। For the progress of mass education in India, it is necessary that education should be based on Indian traditions, Indian languages और लिटरेचर, नॉलेज, साइंस। जो भी इंडिया की लैंग्वेज, नॉलेज, लिटरेचर, साइंस थी, उसके बिना मास एजुकेशन का जो प्रोग्रेस था वो पॉसिबल नहीं था, ऐसा मानना था एडम का। ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं कि एडम वॉज एन ओरिएंटलिस्ट। इंडिया इज़ एन एग्रियन कंट्री। ठीक है, तो जैसे कि हम सबको पता है कि इंडिया एग्रीकल्चर वाली कंट्री है, तो यहाँ पर एग्रीकल्चर की जो स्टडी है वो भी शुरुआत से ही ऑर्गेनाइज कराई जानी चाहिए, ऐसा एडम का मानना था। इसके अलावा रूरल स्कूल्स जो भी थे वहाँ पर उनको एग्रीकल्चर लैंड प्रोवाइड करनी चाहिए ताकि वो एग्रीकल्चर को सीख सकें। ठीक है, इट विल हैव टू बेनिफिट्स। उनका मानना था कि इससे दो फ़ायदे होंगे। पहला फ़ायदा, चिल्ड्रन विल बी इम्पार्टेड एजुकेशन इन एग्रीकल्चर। पहली बात कि बच्चों को एग्रीकल्चर की शिक्षा मिलेगी और दूसरी बात कि वो अपना खर्च भी उठा पाएंगे। ठीक है, तो ये दो फ़ायदे उनके द्वारा बताए गए थे। नाउ all the indigenous schools should be given financial aid by government and their conditions should be improved। तो एडम का ये मानना था कि जितनी भी इंस्टीट्यूशंस, जो भी स्कूल्स हैं, उनको जो फाइनेंशियल हेल्प है वो गवर्नमेंट की तरफ से मिलनी चाहिए और उनकी जो कंडीशन है उसको अपलिफ्ट करने की ज़रूरत है, इम्प्रूव करने की ज़रूरत है। टेक्स्ट बुक शुड बी प्रिपेयर्ड इन ओरिएंटल लैंग्वेज। जो भी हमारी इंडियन लैंग्वेजेस थी तो उनमें हमें किताबों का निर्माण करना चाहिए ताकि जो इंडियन और ताकि जो इंडियन पीपल्स हैं, इंडियन मास हैं, वो अच्छी तरह से एजुकेट हो पाए, क्योंकि हम अपनी खुद की लैंग्वेज में ज़्यादा अच्छी तरह से चीज़ों को सीख सकते हैं, ऐसा एडम का मानना था। ठीक है, तो एडम ये चाहते थे कि ओरिएंटल लैंग्वेज में ही बुक्स जो हैं वो प्रिपेयर हो पाएँ। ठीक है, और नेक्स्ट जो पॉइंट है, एग्जामिनेशन जो होने चाहिए वो टाइम पर कंडक्ट कराने चाहिए, एक शेड्यूल होना चाहिए प्रॉपर और उस टाइम पर एग्जामिनेशंस होने चाहिए। ठीक है, नॉर्मल स्कूल शुड बी इस्टेब्लिश्ड फॉर ट्रेनिंग ऑफ द टीचर्स। ठीक है, तो टीचर ट्रेनिंग का भी इन्होंने यहाँ पर एक प्रस्ताव रखा था। इनका मानना था कि 3 महीने की एक ट्रेनिंग देनी चाहिए लगातार 4 सालों में, मतलब हर साल 3 महीने की एक ट्रेनिंग टीचर्स को प्रोवाइड करी जानी चाहिए और टीचर्स की जो सैलरी है वो बढ़ाई जानी चाहिए ताकि उनकी जो कंडीशन है वो इम्प्रूव हो पाए। फॉर द इंस्पेक्शन ऑफ स्कूल्स एंड टीचर्स, यहाँ पर इंस्पेक्टर्स जो होंगे, एजुकेशनल इंस्पेक्टर्स, उनको भी अपॉइंट करना चाहिए हर एक ज़िले में। ये भी एडम का रिकमेंडेशन था। टू गिव दिस प्लान अ प्रैक्टिकल शेप, इट शुड बी इनिशियली इंट्रोड्यूस्ड इन अ फ्यू डिस्ट्रिक्ट्स ओनली। तो इन्होंने ये बोला था कि अगर ये जितनी भी इनकी रिकमेंडेशंस थी, इनको एक प्रैक्टिकल शेप देना है तो सबसे पहले इनको कुछ डिस्ट्रिक्ट्स में इम्प्लीमेंट करना चाहिए ये सारी चीज़ें और उसके बाद में धीरे धीरे इन सब चीज़ों को एक्सपैंड करना चाहिए। तो ये रिकमेंडेशंस थी एडम की, लेकिन ये कितनी हद तक सक्सेसफुल हुई ये हम स्टडी करेंगे। तो
इसमें कोई डाउट नहीं है दैट एडम वाज इन फेवर ऑफ मास एजुकेशन इन इंडिया, ठीक है, और उन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम को काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया था। लेकिन उनकी रिपोर्ट्स में दो डाउट थे जो इमर्ज हुए। पहला डाउट, उन्होंने जो एस्टिमेशन किया था कि बंगाल में अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख स्कूल हैं, ये कहीं से भी साबित नहीं हो पा रहा था एंड इट वाज वेरी सरप्राइजिंग टू बिलीव, ठीक है। इसको बिलीव करना मतलब कि सिर्फ और सिर्फ बंगाल में 1 लाख स्कूल होना जो है वो पॉसिबल नहीं दिख रहा था। इसके अलावा जो सेकंड इनकी जो मींस डाउट था, जो कंफ्यूजन इमर्ज हुई थी इनके प्लान में, वो ये थी कि इनका प्लान हालांकि अप्रोप्रिएट था लेकिन कुछ चीज़ें उसमें मिसिंग थी, जैसे कि इन्होंने कोई एम्स और क्यूरिकुलम सेट नहीं किया था। इसके अलावा इन्होंने जो बात कही थी कि एग्रीकल्चरल लैंड प्रोवाइड करी जानी चाहिए प्रैक्टिस के लिए, तो इन्होंने इस बात को बिल्कुल स्पष्ट नहीं किया था कि एग्रीकल्चरल जो लैंड है वो कौन प्रोवाइड करेगा स्कूल्स के लिए, ठीक है। तो ये सब कुछ इनके जो प्लान था उसमें कुछ डाउट्स थे, तो इस वजह से इसको जो है पूरी तरह से, या हम ये बोल सकते हैं, रिजेक्ट कर दिया गया था। अब डिसअप्रूवल ऑफ एडम्स प्लान, तो लॉर्ड ऑकलैंड ने, जो कि गवर्नर जनरल थे उस टाइम पे, तो इन्होंने अपनी एजुकेशन पॉलिसी 1835 की जो पॉलिसी थी, मैकाले की रिपोर्ट थी उसको, और जो 3 रिपोर्ट विलियम एडम ने बना के दी थी, उन सबको बहुत माइन्यूटली स्टडी किया और उसके ऊपर डिस्कशन किया, और फिर अंत में इस कंक्लूज़न पर आए कि मास एजुकेशन को इंडिया के अंदर लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ में ऑर्गेनाइज करना, इम्प्लीमेंट करना इतना आसान नहीं है और ये संभव ही नहीं है। इसीलिए इन्होंने एडम के प्लान को रिजेक्ट कर दिया और इन्होंने ये डिसाइड किया कि जो डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी है उसको ही इम्प्लीमेंट करना सही है। तो हम ये बोल सकते हैं एडम की जो भी मेहनत थी वो पूरी व्यर्थ गई, और जो उनका प्लान, जो कि हालांकि इंडिया के लिए बढ़िया था, इंडियन मास एजुकेशन के लिए उनका एक अच्छा विचार था, लेकिन वो इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया और अंत में डाउन फिल्ट्रेशन थ्योरी को ही अप्रूवल मिला। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।